घर पे कर लोगे, नेक्स्ट क्लास तक कर लोगे, क्योंकि बेनिफिट आपका है अगर आप मेरे साथ अगर सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलोगे तो। एवरेज एक में उन्होंने पूछा यस अंडू आपने स्पेस ले लिया, ठीक है ना, आप कॉपी करोगे ना। मैंने पहले बताया कि पिवट टेबल पे अराउंड 500 पेजेस की बुक है, इसलिए है ना कि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे। एक करके दिखाता हूँ। उन्होंने पूछा कि एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 ना, 5 या 6 कौन सा है? 3। सो 3 एवरेज सेल्स इन डिफरेंट मंथ, ठीक है, एवरेज सेल्स इन डिफरेंट मंथ। सो वी कैन गो टू इंसर्ट, टेबल एंड रेंज में क्या होगा? सैंपल डेटा, ठीक है, टेबल 1 क्लिक ओके, एवरेज सेल्स इन डिफरेंट मंथ। सो मंथ्स को लिया हमने रोज में एंड सेल्स को लिया इसमें। सो बाय डिफॉल्ट ये क्या देता है? सम देता है, मुझे एवरेज करना है। सो वी कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन वैल्यू, वैल्यू में जो आ रहा है ना सम ऑफ सेल, वहाँ पे देखो एरो का साइन होगा, वहाँ पे क्लिक करोगे वैल्यू फील्ड सेटिंग, ये कुछ इस तरह आएगा, ये लो एवरेज। और यहाँ से भी कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे आप, देखो यहाँ पर भी राइट क्लिक करोगे ना, समराइज वैल्यू बाई एवरेज, दोनों मेथड से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, वेरिएंस जानते हो क्या होता है? वेरिएंस, वेरिएंस जानते हो क्या होता है? और कुछ वो तो बिलो एवरेज। वेरिएंस क्या होता है? मंथली वेरिएंस, हाँ डिफरेंस, हाँ डिफरेंस लास्ट वैल्यू। तो अगर मुझे वेरिएंस देखना है कि जैन और फैब में वेरिएंस कितना है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। मैंने सम पे बाय डिफॉल्ट सम पे कर दिया, राइट क्लिक करोगे ना, राइट क्लिक, सो यहाँ पे देखो समराइज वैल्यू के नीचे है ना शो वैल्यू एज आ रहा है, आ रहा है ना, ये देखो बहुत सारे ऑप्शन है, डिफरेंस फ्रॉम है ना। सो डिफरेंस फ्रॉम क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कर सकते हैं प्रीवियस, चलो ठीक है। रिपीट कैसे कर सकते हैं? तो जैन में जो वेरिएंस निकलेगा नहीं, क्योंकि जैन की पहले की वैल्यू है नहीं। फैब में क्या है? जैन से 204 कम हुआ है, मार्च में फैब से भी कम हुआ है, अप्रैल में मेरा सेल्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो कहाँ से निकालेंगे हम लोग? देखो राइट क्लिक, शो वैल्यू एज, यहाँ पर डिफरेंस फ्रॉम, डिफरेंस फ्रॉम में आप बेस आप कोई भी ले सकते हो, मैंने प्रीवियस लिया है, ठीक है। एडवांस डेटा टूल्स में आपका कौन कौन सा हो गया था? डेटा पार्सिंग हो गया था, पार्सिंग हो गया था ना। डेटा कंसोलिडेट, डेटा कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? एक जगह करना, ठीक है। सो ये बहुत ही क्या कहते हैं, डेली बेस का काम होता है कि लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सेल्स का फिगर है, तो लास्ट जो जिस फाइल पे काम किया है और आज की फाइल किया है उसको मर्ज करते हैं, या तो कॉपी पेस्ट करके करते हैं, या फिर कॉल सेंटर में अगर सभी आपने जितने भी एजेंट्स हैं उसको एक्सेल शीट दे दिया एक्सेल कि अपना सेल्स का जो भी कॉलिंग करते हैं उसको मेंटेन करो, एंड एंड ऑफ द शिफ्ट टीम लीडर क्या करता है, उसको एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है। So data consolidation allow to combine data stored in different tables or works it into a master table, ठीक है। So we can use formula, we can use paste special feature, data consolidation tool, and last was advanced method in Power Query and Power Pivot। ये हम लोग एडवांस वाले में देखेंगे लेवल 5 पे, ठीक है। So this will be kind of automation through Power Query, ठीक है, तो बाद में देखेंगे। So using functions, so we have 3 tables 15, 16, 17 with the with a common header है ना, जोन क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 यहाँ पर भी है, एंड पोजीशन भी सेम है, तो सिमिलर है तीनों, स्ट्रक्चर सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है आपका? सिर्फ वैल्यू का डिफरेंस है ना। तो आप क्या करोगे, अगर कुछ इस तरह रहे, सिमिलर रहे,
कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यू कैन यूज अ सिंपल मेथड, दिस प्लस 16 प्लस 17. सो ये क्या हो गया, कौन सा सेल रेफरेंस हुआ, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस. सो रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज करके आप इसको ड्रैग कर सकते हो. ये देखो, ये समझ में आ गया. सबसे इजी मेथड एक बार करके देख लो एक बार. सो अगर टेबल आपका सिमिलर है ना, सो आप ये मेथड कर सकते हो. अब इसमें वैल्यू में कुछ भी चेंज करते हो ना, यहाँ पर आपका चेंज होगा. बट प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आपने जोन 4 की जगह जोन 5 ऐड कर दिया, सो ये अपडेट नहीं होगा. सेकेंड क्या है, अगर आपके टेबल में क्वार्टर 1 का जो पोजीशन है वो लास्ट में है तो भी काम नहीं करेगा. सो सिमिलर होना चाहिए स्ट्रक्चर आपका. हाँ, डाउनलोड कर लिया ना, ये है ना, ये भी कुछ टैग होगा. ठीक है, हाँ, ये वाला. इसमें देखो सेलेक्शन B3 प्लस B11 प्लस B19 को करो यहाँ पे, एंड इसको ड्रैग कर दो. तो ये नहीं इजी, सबसे इजी मेथड है. ठीक है, कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल डी कंट्रोल डी. ठीक है, मैं कौन सा लाऊं, ये सॉफ्टवेयर की. अगला सब सुनिए, समझना है, समझना है. The second method is using paste special. इसमें भी कंडीशन क्या है कि आपका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए. ठीक है, सो एंड ये आपका डायनेमिक नहीं होगा. ये डायनेमिक है ना, ये डायनेमिक क्या है, इफ यू चेंज एनी वैल्यू इन 15, 16 एंड 17 टेबल, चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड हियर. ठीक है, using paste special you can copy the data then paste it here. ठीक है, एक बार कर दिया. सेकेंड टाइम कॉपी करोगे ना, तो इसमें ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि इसमें ऐड हो जाए, बताओ, साउथ जोन का डेटा इसमें ऐड हो जाए. उसके लिए क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल में बताया था ना, ये डेटा आपने कॉपी कर दिया ना, यहाँ पे कॉपी पेस्ट. अब ये डेटा मुझे ऐड करना है इसमें. हाँ, फॉर्मूला नहीं करना ना मुझे. हाँ, पेस्ट स्पेशल जाओगे, यहाँ पर वैल्यूज करोगे एंड ऐड कर दोगे. ठीक है, ओके, ये को ऐड हो गया. थर्ड को भी कॉपी करोगे, थर्ड को भी कॉपी किया हमने एंड यहाँ पे जाकर के क्या किया, अब आपने मतलब सीख कर दिया ना.
संतोषी करने के बाद आपको टेस्ट कहाँ करना है, यहाँ करना है ना, अब जाओ, ठीक है, वैल्यूज एंड ऐड। आपको समझ में आया कि एक कॉम्प्लीट हो जाएगा, यहाँ नहीं करना, करना कहाँ पे, यहाँ करना है ना, ठीक है, वैल्यूज हो गया, इसके ठीक है। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। प्रॉब्लम कब आती है, जब आपका डेटा का जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम नहीं होता है। कैन यू चेक द वैल्यूज फॉर जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3, तीनों डिफरेंस क्या है, तीनों डिफरेंस क्या है? हाँ, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, क्या उसको हम लोग यूजिंग फंक्शन या स्पेसिफिकेशन से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो। क्या डिफरेंस आ रहा है? आइटम्स अलग है और कुछ? जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड 4, इन सबको कंसोलिडेट करना है मुझे, एक साथ करना है, ऐड करके। कॉलम भी आगे पीछे कभी मेहनत करनी पड़ेगी, पहले अरेंज करोगे, है ना, पहले अरेंज करोगे, फिर उसको सॉर्टिंग करोगे एंड उसको फिल करोगे। और क्या कर सकते हो? या फिर कोई ऐसा टूल हो मेरे पास जो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करे। पिवट टेबल से भी नहीं कर पाओगे। पिवट टेबल क्या करता है, एक सिंगल डेटा को क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है। बट यहाँ पर डेटा 4 डेटा है एंड 4 डेटा का मुझे समरी बनाना है। सो पहले कंसोलिडेट करेंगे तब तो समरी बनाएंगे, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। एक सॉल्यूशन ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी आइटम्स हैं, 4 आइटम्स हैं, उसका यूनिट लिस्ट निकालेंगे, है ना, एंड क्या करेंगे, इसको एक के नीचे एक पेस्ट करेंगे एक जगह, फिर सम में फंक्शन लगाएंगे एंड टोटल का सम करेंगे। ये कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा। एंड इफ वी हैव 36 मंथ डेटा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। सो वी हैव अ डेडिकेटेड टूल दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेट टूल, ठीक है। डेडिकेटेड टूल इसी पर्पस के लिए, जिसमें अगर रो का डेटा अगर ऊपर नीचे भी है अलग अलग एंड कॉलम भी आगे पीछे है ना, उसको भी डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। सो पहले तो आपको करना है कि आपको आउटपुट चाहिए कहाँ पे, आपको आउटपुट यहाँ पे चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्लिक करोगे, डेटा कंसोलिडेट, देखो डेटा टाइप में होगा, डेटा टाइप में आ रहा है, देखो डेटा टाइप में आ रहा है, डेटा टाइप में डेटा कंसोलिडेट आ रहा है, देखो ये कंसोलिडेट आ रहा है ना, ठीक है। जस्ट क्लिक है। नाउ आपको करना क्या है, सम निकालना है, एवरेज निकालना है, मैक्स निकालना है, मिल निकालना है। हो सकता है ना कि आपको चाहिए एवरेज चाहिए, 4 जोन का एवरेज क्या है, या मैक्स चाहिए आपको कि मैक्स वैल्यू कितनी है। सो मुझे सम चाहिए, यू कैन चेंज इट टू काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, एनीथिंग। सो बाय डिफॉल्ट सम। नाउ इट विल आस्क यू टू एंटर रेफरेंस। रेफरेंस मीन्स कि कौन सा आपका टेबल का रेफरेंस है। सो दिस इज माई रेफरेंस। देखना यहाँ पर कुछ गलतियाँ होती है, मैं बता देता हूँ क्या क्या गलतियाँ होती है। ये मैंने कर लिया सिलेक्ट, ठीक है, देखो सिलेक्शन सही है, सिलेक्शन में ही गलतियाँ होती है, ठीक है। सो सिलेक्शन A1 से C18, मेक श्योर कि ये सिलेक्शन सही होना चाहिए। सिलेक्शन करने के बाद एक बार देख लो, फिर खुद से करना। उसके बाद क्या करोगे, ऐड। दिस वाज योर फर्स्ट सिलेक्शन। नाउ वी हैव द सेकंड डेटा, जोन 2। तो बिफोर क्लिक ऑन जोन 2, इसको आपको डिलीट करना होगा, इसको डिलीट कर दोगे। ऐड हो गया ना, ऐड करने के बाद इसको डिलीट कर देना। नाउ गो टू जोन 2, देन अगेन सेलेक्ट द डेटा, ठीक है, कर दिया ऐड, फिर इसको डिलीट कर दिया। देन जोन 3 ऐड, ठीक है, जोन 4 ऐड, ठीक है। इसमें देखो गलत हो गया मेरा, तो इसको ठीक भी कर सकते हो आप। जोन 4 में ऐड कर देते हैं। एंड इस डेटा में आपके कैलकुलेशन जो हो रही है, कैलकुलेशन
जो भी नंबर्स हैं, नंबर्स के टॉप पे क्या दिया हुआ है, उसका लेवल दिया हुआ है ना, कि आपका बी कॉलम प्रॉफिट के लिए, सी कॉलम सेल्स के लिए है। सो यूज लेवल इन टॉप रो, ठीक है। एंड लेफ्ट में क्या है आपका, ये भी लेवल है ना, इस नंबर्स का लेवल है कि ये कॉपियर के लिए, मशीन के लिए। मेक श्योर ये भी लेफ्ट कॉलम भी आपका टिक होना चाहिए। ये कर लो पहले। डेटा है ना, कर दिया कितना टाइम लगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगा आपका हुआ। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे आपको टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम का अपना टिक नहीं किया। हाँ आपने स्टार्टिंग सेशन में आप रखा था, जो मुझे रखा था क्या ये इन्होंने जब ठीक कर दिया, ठीक है। एंड दिस टूल इज नॉट ओनली यूज टू कंसोलिडेट सिंगल वर्कबुक, अगर अलग अलग वर्कबुक में भी है ना, उसको भी आप कर सकते हो इसमें कंसोलिडेट, ठीक है। बट मोस्टली यूज होता है सेम वर्कशीट के लिए, जब आपको फास्ट करना हो, ज़्यादा वी लुकअप एच लुकअप कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाना ना। ये एंड इस टूल का एज अराउंड है 25 ईयर्स, 25 ईयर्स से ये टूल यूज हो रहा है, ठीक है। हाँ ये वाला टूल, ठीक है, आपको पहले वाले में भी मिलेगा ये टूल। ओके क्लोज करें इसको। आउटलाइन एक जेनेरिक टर्म है, आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब क्या होता है? बॉर्डर लाइन। कोर्स आउटलाइन का मतलब क्या होता है? कोर्स आउटलाइन। सो डेटा आउटलाइन का मतलब क्या होगा? रिपोर्ट आउटलाइन का मतलब कि जो भी रिपोर्ट है ना, उसका हम समरी डिस्प्ले कर सके, जिसको डिटेल देखना हो वो एक्सपैंड कर ले उसको। सो डेटा आउटलाइन, द पर्पस ऑफ डेटा आउटलाइन इज टू प्रोवाइड ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग टूल, है ना, जिससे क्या होगा कि आप जो भी इंफॉर्मेशन हाइड करना चाहो ना, हाइड कर सकते हो। लाइक इफ आई वांट टू हाइड दिस इंफॉर्मेशन कि Q1 में कितना सेल हुआ है टोटल, तो मैंने हाइड कर दिया। एंड इफ यू क्लिक हेयर, प्लस के साइन पे क्लिक करोगे ना, यू कैन सी कि मेरा जोन वाइज क्या है। नाउ अगर मुझे यहाँ पे हाइड करना है 19 का, सो आई कैन क्लिक हेयर, 19 का हाइड हो गया, 18 का हाइड हो गया एंड 17 का हाइड हो गया, ठीक है। एंड इसको भी हाइड करना चाहूँ तो हाइड कर सकते हैं। सो ये देखो, ठीक है। सो दीज टूल्स, देखो ये टूल जो आपका कॉलम के नेम के ऊपर आ रहा है ना, एंड रो के लेफ्ट में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डेटा आउटलाइन टूल, ठीक है। इसको हम लोग बहुत बार नेस्टेड रो और नेस्टेड कॉलम भी बोलते हैं टूल, ठीक है।
सो नेस्टिंग ही कर रहे हैं ना, हम लोग एक साथ कर रहे हैं. सो इफ योर डेटा इज वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल कनेक्टेड, देन यू कैन क्रिएट डेटा आउटलाइन ऑन अ सिंगल क्लिक. वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल कनेक्टेड मीन्स कि Q1 का टोटल देखो फॉर्मूले पे कनेक्ट है ना. एंड टोटल क्या है आपका, Q1 Q2 को किया है. सो प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर डेटा है ना, कि आपने क्या किया है कि स्टेट को टोटल यहाँ पर किया है, देन नेक्स्ट स्टेट्स को यहाँ पर टोटल किया है, देन इसके टोटल को एक जगह आपने ग्रैंड टोटल किया है. सो अगर वेल कनेक्टेड है ना, सो जस्ट गो टू डेटा टैब एंड क्लिक ऑन आउटलाइन, ग्रुप, ऑटो आउटलाइन. देखो आ रहा होगा. तो बहुत बार आपको ना कंपनी में फाइल मिलेगी ना, तो फाइल्स में डेटा आउटलाइन लगा रहेगा. एंड अगर उसको आपको कस्टमाइज करना है तो आपको पता ही नहीं होगा कि उसको बनाते कैसे, हटाते कैसे हैं, है ना. किसको नहीं हुआ डेटा आउटलाइन नहीं हुआ, आउटलाइन नहीं मिल रहा है. आप यहाँ पे क्लिक करो, पहले के वाले ग्रुप आ गया, आउटलाइन आ गया, आपने क्लिक यहाँ पे कर रखा. ठीक है, आपने भी क्लिक वहाँ पे नहीं किया, ये नीचे करो, नीचे क्लिक करो, आप करो, आप ग्रुप पे जाओ, आ गया ना. ठीक है, ठीक है. सो अगर आप देखो यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिखा हो, अगर 1 पे क्लिक करते हो तो ये पूरा आपका ग्रुप हो जाएगा. सो आई कैन फोकस कि ग्रैंड टोटल मेरा इतना है. नाउ सेकेंड लेवल पे क्लिक करोगे, सो मेरा जोन वाइज ये है. थर्ड पे क्लिक करोगे, सो कंप्लीट आपका आ गया. सेम एज 2 पे क्लिक करोगे, सो आपका क्वार्टर वाइज आ गया, कंप्लीट करोगे. ठीक है. नाउ मैनुअल ग्रुपिंग, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको डेटा हमेशा कैलकुलेटेड डेटा ही मिले. लाइक मेरे पास देखो पार्ट 1 पार्ट 2 कोर्स का आपका डिटेल्स है. सो अगर मुझे चाहिए कि नहीं पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 सिर्फ पार्ट दिखे एंड उसके अंदर का जो आपका इंट्रोडक्शन 1 2 3 लिखा है ना, ये हाइड रहे, जिसको जिस पार्ट का डिटेल देखना है ना सिर्फ उसको देख सके वो. ठीक है. सो यू कैन सेलेक्ट, जिसको हाइड करना है ना उसको सेलेक्ट कर लोगे, जिसको हाइड करना है ना, हेडिंग को तो नहीं करना है. नाउ गो टू डेटा टैब, आउटलाइन, ग्रुप, रिपीट सेम स्टेप फॉर सेकेंड पार्ट. ठीक है. ग्रुप. अब देखो बेनिफिट क्या हुआ कि अगर आप इसको माइनस करते हो ना, ये हाइड हो गया, इसको माइनस करते हो ये हाइड हो गया. ठीक है. सेम पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 के लिए भी करेंगे. तो सारे पार्ट का हेडिंग सिर्फ रहेगा एंड when you expand that ग्रुप है ना, तो आपको डिटेल दिख जाएगी वहाँ पे.
में आ गया आपको? करिए सब टोटल, देखो सो जो भी डेटा आपका मिलेगा ना, जो भी डेटा आपको डेटा एनालिसिस के लिए मिलेगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हर जगह पिवट टेबल ही लगा दो, कि पिवट टेबल लगाओ और उसको आउटपुट जनरेट कर दो। बहुत बार डेटा आपको मिलेगा ना, उसी डेटा में आपको काम करना है, आपको कोई नया रिपोर्ट नहीं बनाना है, ठीक है। तो इस वाले केस में वी हैव असेंबली नेम, पार्टी एंड वोट्स, ठीक है। मुझे करना क्या है ना कि आपने ये लिस्ट बना दी, अब मुझे हर असेंबली नेम के नीचे उसका टोटल चाहिए। कैसे करोगे? हर असेंबली नेम के नीचे उसका टोटल चाहिए। सो एक तो मेथड होगा कि हम एक रो इंसर्ट करें सबके नीचे एंड यहाँ पर सम का फंक्शन लगाएं, फिर सेकंड रो इंसर्ट करें, फिर सम का फंक्शन लगाएं, थर्ड रो इंसर्ट करें, सम का फंक्शन लगाएं। ये आपका उत्तराखंड का है 70 कॉन्स्टिट्यूंसी है, यूपी का होता है 403, ठीक है। सो कितना टाइम लगता है उसमें, ठीक है। सो लोग क्या करते क्या है कि इसको पिवट टेबल में करते हैं, पिवट टेबल में समरी बना देते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, बट वहाँ फॉर्मूला नहीं आता है। पिवट टेबल कभी फॉर्मूला नहीं देता, वैल्यू देता है। तो अगर कुछ भी चेंज करोगे दोबारा पिवट टेबल लगाओ, यही होगा ना। सो आप करोगे क्या, यहाँ पर इसकी डेडिकेटेड टूल है दैट इज कॉल्ड सब टोटल, दिख रहा है कहीं पर सब टोटल। तो सब टोटल यूज करोगे ना, उसके पहले एक बार देखना होगा यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, एट नहीं, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ईच चेंज इन। सो एट ईच चेंज मतलब क्या होगा कि जहाँ पर भी चेंज उसको डिटेक्ट होगा वहाँ पर क्या करेगा, ब्रेक दे देगा। तो चेंज होगा, जैसे आपका पुरोला चेंज हुआ, सो पुरोला एक सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पुरोला ऊपर भी है नीचे भी है। तो डेटा सॉर्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप, कि डेटा पहले सॉर्ट कर लो, ठीक है ना, कि एक जगह चेंज हो रहा है सेम वैल्यू सेकंड टाइम चेंज ना हो, ठीक है। तो असेंबली नेम, यूज फंक्शन सम, आपको सम चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्स चाहिए, मीन चाहिए। देन आपको करना क्या है, आपको कैलकुलेशन किसकी करनी है, पार्टी की, असेंबली की है, वोट्स की? वोट्स की करनी है ना कैलकुलेशन, ठीक है। एंड पे यहाँ पे एक और है, पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स। जब प्रिंट आउट लो आप, तो जहाँ पर भी आपका फर्स्ट ग्रुप अगर एंड होता है ना, ऑटोमेटिक पेज ब्रेक लग जाए सेकंड पेज के लिए, तो आपका पेज सेकंड का भी टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। इसको भी यूज कर सकते हैं बाद में, बट बाय डिफॉल्ट ये दोनों को रहने देना। ओके प्रेस करो, ये लो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका जो शॉर्ट था वो हो जाएगा। एंड डेटा ग्रुपिंग भी आ गया, आगे टोटल सबका फॉर्मूले देखो, सब में फॉर्मूले लगा हुआ है, ठीक है। अगर ग्रुपिंग नहीं चाहिए आपको, कि नहीं मुझे टोटल चाहिए, ग्रुपिंग नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाला ग्रुपिंग वाला टूल नहीं चाहिए ना, सो यू कैन रिमूव दिस ग्रुपिंग टूल। आप यहाँ पर जाओगे ना, अनग्रुप क्लियर आउटलाइन, ये लो, आप क्लियर भी कर सकते हो आउटलाइन को। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला रहेगा टोटल वाला, आप यहाँ से ग्रुप अनग्रुप कर सकते हो, क्लियर आउटलाइन आगे बढ़ गया, ठीक है। यही प्रॉब्लम था आपका स्टेटमेंट को पिवट टेबल से करते टाइम लगता, इसी कितना टाइम लगा आपको, है ना। सो एक्सेल के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम उस टूल्स को यूज नहीं करते, एक ही टूल पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, हो गया आप लोगों का, हो गया। सो एक प्रैक्टिस वाला कर लो फटाफट, प्रैक्टिस वाला कर लो, टाइम लगेगा 2 to 3 मिनट लगेगा।
ये क्या लिखा हुआ रेड कलर से? जिसको आपको करना है ना सब टोटल, वो सॉर्टेड ऑर्डर होना चाहिए। क्या सॉर्टेड है प्रोडक्ट? सॉर्ट कर दिया था आपने? सिंगल क्लिक टूल है, इसका ये मतलब नहीं कि डेटा को प्रिपेयर नहीं करोगे पहले से। आगे जो अभी 1-2 सेशन होगा डेटा क्लीनिंग पे ही हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हमें डेटा कभी भी क्लीन नहीं मिलता है। प्रोफेशनली हमें डेटा क्लीन नहीं मिलता है, डेटा क्लीन करना पड़ता है हमें। ठीक है, सो प्रैक्टिस में आपको देखो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट को पहले सॉर्ट करो, आप डेटा में जाकर के सॉर्ट कर लो, बस ये करना था आपको। अब जैसे कर रहे थे वैसे करोगे। अभी भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने मिस्टेक क्या किया है, ये सॉर्टिंग तो करोगे, उसके बाद जब आप डेटा सब टोटल कर रहे हो ना, आप डिफॉल्ट रो आईडी पे छोड़ दे रहे हो। आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट करना है, ठीक है, एंड यहाँ पर प्रॉफिट एंड सेल्स का क्या करना है, एवरेज करना है। समझ में आ गया क्या करते थे? फटाफट क्लिक कर दिया, सर पढ़ा भी नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, क्लोज करें। अब बताओ फाइनेंशियल करना है आज कि स्टैट्स का करना है, कौन सा करना है? फाइनेंशियल करते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आप लोग में से मैक्सिमम बीकॉम वाले ही हो, है ना? सो जो चीज़ आपको पता है मैं उसमें कुछ नया तो बताऊंगा नहीं,
बट आपको एक बार ओवरव्यू देता हूँ फाइनेंशियल फंक्शन का, तो एक रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। कौन से नंबर का है वो टैब? 3rd नंबर, फाइनेंशियल वाला 3rd नंबर। आप लोग के कोर्स में सॉल्वर था? सॉल्वर है, सॉल्वर पढ़ा है स्कूल कॉलेज में? नहीं। सुना नहीं है सॉल्वर कभी? मैंने सॉल्वर हटा दिया, इस वाले बैच से हटा दिया सॉल्वर, क्योंकि हर बार तो सर हमारे काम का है ही नहीं। तो अगर आपके कोर्स में सॉल्वर होगा ना, अगर प्रॉब्लम आएगी तो मुझे आप बता देना, ठीक है। सॉल्वर बेसिकली मेरा मैक्सिमम सॉल्वर की क्लासेस होती है जो भी बिजनेस स्टूडेंट्स होते हैं, MBA वाले, MBA BBA वाले, ठीक है, तो वो लोग सॉल्वर सीखते हैं। जैसे कि FMS में सॉल्वर की 2-3 क्लासेस होती हैं। सॉल्वर बेसिकली क्या होता है ना कि आपके बहुत सारे इनपुट होते हैं, आपको ऑप्टिमाइज करके, आपको उसको ऑप्टिमाइज करके बताना होता है कि इसको कितना यूज करूँ तो मैक्सिमम प्रॉफिट आए या मिनिमम इन्वेस्टमेंट आए। बता सकता हूँ, है मेरे पास फाइल, अगर सीखना हो तो सीख लेना, ठीक है। सो फाइनेंशियल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस हैं। सो मैक्सिमम फाइनेंशियल फंक्शंस जो है ना, वो उसका रिजल्ट जो आएगा वो निगेटिव में आएगा, ठीक है, निगेटिव में रिजल्ट आएगा। सो अगर आपको डिप्रिसिएशन निकालना होता है तो वाइडली हम लोग स्कूल टाइम से ही दो मेथड सीखते थे। एक तो स्ट्रेट लाइन है ना, एंड दूसरा फिक्स डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। एक में क्या करते थे कि 3 ईयर्स में निकाल दिया, 3000 अगर मेरा डिप्रिसिएट होगा तो 1000 इच ईयर, ठीक है। एंड फिक्स डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? फिक्स डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या चीज कॉमन होता है इच ईयर? क्या कॉमन होता है? अमाउंट कॉमन नहीं होता। फिक्स डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में अमाउंट कॉमन नहीं होता है। हाँ, उसमें फिक्स अमाउंट होता है। क्या रेट एक ही होता है, रेट कॉमन होता है, किस परसेंट पे डिप्रिसिएट करते हैं। तो लास्ट जो वैल्यू आएगी ना, उसमें उतना ही परसेंट होगा। फिर लास्ट वैल्यू पे डिप्रिसिएट वैल्यू जो आएगा, हाँ 10%, ठीक है। SL में कुछ करना ही नहीं है, इक्वल साइन SLN, टर्म्स पता ही है, कॉस्ट, सैल्वेज मीन्स, सैल्वेज को आप लोग स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हो ना। सो कॉस्ट कॉमा सैल्वेज कॉमा लाइफ। सो इसके लिए मुझे लगता नहीं कि फंक्शन की जरूरत थी, या ऐसे भी कर सकते थे, इक्वल साइन करके मैथमेटिकल ऑपरेटर से भी कर सकते थे। यस, ये देखो ना फंक्शन SLN, कॉस्ट हो गया आपका एसेट कॉस्ट, सैल्वेज मीन्स स्क्रैप वैल्यू, एंड लाइफ कितनी ईयर्स का है, तो ईच ईयर कितना डिप्रिसिएट होगा, 3000। द सेकेंड मेथड इज फिक्स्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में आपका एसेट कॉस्ट हो गया, सैल्वेज वैल्यू एंड लाइफ। इसमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर का ही आप डिप्रिसिएशन पहले निकालोगे, आप चाहो तो 8th ईयर का डायरेक्ट निकाल सकते हो। 8th ईयर में मेरा डिप्रिसिएशन वैल्यू क्या होगा, उसके लिए मुझे 1 से लेकर 7 तक निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो एक टेबल बना दिया हमने इस तरह से, एसेट वैल्यू हो गया यहाँ पे, डिप्रिसिएशन, ठीक है। डिप्रिसिएशन में क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट कॉस्ट जो होगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कॉस्ट ही रहेगा। सो हम उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। सैल्वेज वैल्यू ये भी फिक्स होगा, लाइफ भी फिक्स होगा। आपका चेंज क्या होगा, पीरियड।
एसेट वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस माइनस लास्ट वैल्यू, लास्ट में देखो 4983 ऑटोमेटिक आ गया, मेरा कितना था 5000, आया कितना 4983, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आया। क्यों नहीं आया एग्जैक्ट अमाउंट, कि जो भी फंक्शन हमारा एक्सेल में होता है ना, उसमें हम डेसिमल पॉइंट्स को फिक्स करते हैं कितने तक कैलकुलेशन करो, तो ये 3 डेसिमल तक कैलकुलेट करता है, ठीक है, 3 डेसिमल तक कैलकुलेट कर रहा है, इसलिए आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, लमसम आएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये देखो तो किसी भी सेल से अगर फॉर्मूला देखना हो ना, उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला टेक्स्ट, ठीक है। वैल्यू है, ये फंक्शन हमें रेट चाहिए, रेट तो पता नहीं है ना, हमें किस रेट से डिफरेंशिएट करना है, नहीं पता है, अगर रेट पता होता तो एक बार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें रेट निकालना है ना, वो तो हमने क्या किया, फंक्शन ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, फंक्शन में हमने फंक्शन से क्या मांग रहा है, कॉस्ट दे दो, सैलरी दे दो, लाइफ दे दो, कौन से रेट निकाल रहा है वो क्लोज करोगे, बता दूंगा कि उस पीरियड में, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में कितना डिफरेंशिएट, ठीक है। रेट क्या है रिप्रेजेंट होने का, आपका पूरा टेबल बन गया ना, रेट निकाल सकते हो किस रेट से हुआ है, किस रेट से रिप्रेजेंट हुआ, %37.8%, यही हुआ ना, देखो इतना ही आ रहा है ना, 37.8%। ये सबके लिए सेम होगा, ठीक है। अगर आप इस फंक्शन से लेकर डालते हैं ना, तो यही निकल के आता, ठीक है।
ठीक है, सबका हो गया ये। नेक्स्ट करें। नाउ ईएमआई पता है आप लोगों को सबको क्या होता है ईएमआई? हाँ, पार्ट में देते हैं। सो ईएमआई के लिए अगर आप जाते हो तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है? अगर बैंक में जाते हो लोन के लिए तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है देना? सिक्योरिटी तो इंपॉर्टेंट होता है। और क्या चीज देखते हो आप? इंटरेस्ट रेट और पीरियड कितने ईयर का लेना है और जरूरी नहीं होता सेविंग अकाउंट बाद में भी चल जाता है। अब मोबाइल अगर लेते हो आप लोन पे ईएमआई पे उसमें सेविंग का जरूरत नहीं है ना, तो आप देखते हो कितना अमाउंट लेना है मुझे लोन, ठीक है। दूसरा देखते हो किस इंटरेस्ट रेट पे बैंक दे रहा है और कितने पीरियड के लेना है, ठीक है। सो इसके बेसिस पे आपका ईएमआई अमाउंट बनता है। अगर फॉर एग्जांपल आपका ईएमआई अमाउंट बना है 20,000 रुपीज़ और आपकी सैलरी 25,000 है, तो आप चाहोगे ना कि 20,000 से का मैं पे नहीं कर सकता, मैं 10 ईयर्स का ही पे कर सकता हूँ, 10,000 का ही पे कर सकता हूँ। तो आप क्या चीज़ चेंज करोगे उसमें? या तो अमाउंट कम करोगे, या तो अमाउंट कम करो, लोन कम ले लेते हैं तो नहीं मुझे लोन उतना ही चाहिए, तो क्या देखोगे फिर सेकंड चीज टेन्योर इंक्रीज करोगे, ठीक है। और क्या कर सकते हो? ये दोनों भी, चलो टेन्योर भी उतना चाहिए, अमाउंट उतना चाहिए, और क्या कर सकते हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिले, है ना। एंड जब ईएमआई देते हो आप ईएमआई, सो आपने लोन लिया 5 लाख रुपीज़ का, फर्स्ट ईएमआई आपका गया 20,000 का, तो कितना अमाउंट आपको और पे करना होगा? 5 लाख का आपने लोन लिया है, फर्स्ट ईएमआई 20,000 का गया, तो कितना अमाउंट आपका बचा पे करने के लिए? हाँ, क्या बैंक 0% इंटरेस्ट पर देता है? बैंक आपसे ईएमआई लेता है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट। जो इंटरेस्ट पे करते हो वो प्रिंसिपल से माइनस नहीं होगा, तो आपको निकालना होगा ना कि ईएमआई अमाउंट जो दे रहे हो उसमें प्रिंसिपल कितना पार्ट है, इंटरेस्ट कितना पार्ट है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपने 20 ईयर्स के लिए लोन लिया, 10 ईयर्स के बाद आप चाहते हो नहीं अब मेरा जितना अमाउंट बचा है ना उतना मैं पे कर दूँ, ऐसा तो नहीं होगा कि जितना लोन लिया था और 10 ईयर्स तक आपने जितना पे किया उसको माइनस तो नहीं करोगे, आप देखोगे कितना मेरा प्रिंसिपल बचा हुआ है उतना ही पे करोगे। सो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है ना उसमें जो आपका इंटरेस्ट पार्ट होता है एंड प्रिंसिपल पार्ट होता है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट का जो आपका उसमें परसेंटेज होता है वो चेंज होता रहता है, इंक्रीज होता है, मतलब जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल कम होगा ना ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट का कंपोजिशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो मुझे एक ईएमआई वर्कशीट बनाना है कि मैंने 50,000 का लोन लिया है, ठीक है, 50,000 का लोन लिया है, इसमें 7.5% एनुअल पे, ठीक है। बट आप ईएमआई क्या करते हो? एनुअल तो पे नहीं करते हो, मंथली पे करते हो, है ना, 50,000 का, ठीक है। एंड एक टर्म और आता है जो बहुत लोग इग्नोर कर लेते हैं, फ्यूचर बैलेंस। फ्यूचर बैलेंस तो बताएगा फ्यूचर बैलेंस क्या होता है? नहीं, फ्यूचर बैलेंस आप लोगों ने पहले सुना होगा ना, साहूकार या फिर काइंड ऑफ लाला मूवीज में आता था जो इंटरेस्ट पे पैसे देता था, है ना। तो 50,000 का उसने दिया, पेमेंट दिया है, वो क्या लेता था? ईएमआई तो नहीं लेता था, वो सिर्फ इंटरेस्ट लेता था। तो उसका 50,000 का अगर उसने लोन लिया है ना, वो 50,000 का 50,000 फ्यूचर बैलेंस रहेगा, सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो लोन भी लोगे ना, तो लोन लेने में दो ऑप्शन होता है जो बैंक जनरली नहीं बताती है, कि अगर आपने 20 लाख का लोन लिया है, ठीक है, आप बोलते हो कि 20 लाख का लोन मैं ले रहा हूँ, 10 लाख रुपीज़ ना फ्यूचर बैलेंस में सेट कर दो, 10 लाख रुपीज़ जैसा है वैसा ही रहेगा, बाकी 10 लाख रुपीज़ है ना उसका मुझे आप ईएमआई बना देना, अब बाकी जो 10 लाख रुपये जो फ्यूचर बैलेंस थी उसका इंटरेस्ट पे करूँगा मैं, ओनली इंटरेस्ट पार्ट। तो अगर आप 10 ईयर्स के बाद अगर आप बैंक के पास जाते हो कि 10 ईयर्स का मेरा पीरियड का लोन खत्म हो गया, ठीक है, जो फ्यूचर बैलेंस वो आप पूरा पे कर देते हो उसको, तो लोन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर बैलेंस मैक्सिमम बैंक्स आपको नहीं बताती है। सेकेंड एक चीज़ और होता है, जब ईएमआई बनाते हो आप, ईएमआई पे करते हो, वो यहाँ पर लोन लिया आपने, तो ईएमआई कैलकुलेट कैसे होगा? बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा या स्टार्टिंग ऑफ द मंथ होगा?
जैसे आपने लोन लिया है ना, तो आज से EMI स्टार्ट हो जाएगी, एडवांस में लेंगे हम, जो इंटरेस्ट लेंगे एडवांस में लेंगे। क्या होता है कि 1 महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो वो भी मेथड होता है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, अभी हम देखेंगे एंड ऑफ मंथ पे ही बाय डिफॉल्ट। सो मंथली EMI, ये फंक्शन डिफाइन है आपका निगेटिव कैश फ्लो के अंदर। इसमें वैल्यू आएगी निगेटिव में, क्योंकि पेमेंट तो मैंने पहले ले ली है, अब वो धीरे धीरे माइनस हो रहा है। सो माइनस में इसका रिजल्ट आएगा। तो माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए आइदर स्टार्टिंग में माइनस लगा दो, या कोई फंक्शन है हमारे पास जो माइनस को प्लस कर दे, ABS। ठीक है, तो इस वाले केस में मैं माइनस ही लगा देता हूँ, माइनस PMT में पूछ रहा है आपसे रेट कितना है आपका, 7.5% एनुअल है। आपको निकालना है कैसे, मंथली निकालना है ना, तो डिवाइड किससे करेंगे, 12 से। नंबर ऑफ पेमेंट कितना है आपका, नंबर ऑफ पेमेंट 2 ईयर्स है ना, इसको आप मंथ में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, 12। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, PV मीन्स प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, सो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है मेरी, 50,000। बाद के दोनों जो है ना, FV फ्यूचर वैल्यू एंड टाइप, ये ऑप्शनल है, तो उसको आप अभी यूज मत करो। ये लो 2249। नेगेटिव आ रहा है ना, स्टार्टिंग माइनस लगा दो, मैंने भी देखो माइनस लगाया ना PMT से पहले। अब मुझे निकालना है कि फर्स्ट जो EMI जाएगा मेरा कितना जाएगा, 2249। ये अमाउंट सब जितने भी मंथ्स होंगे सब में 2249 आएगा। इसमें मेरा इंटरेस्ट कितना दिया, पे किया मैंने, प्रिंसिपल कितना पे किया। अभी आपको पता होगा न्यू इनकम टैक्स जो स्लैब है उसमें कितना है, एक न्यू इनकम टैक्स स्लैब है, एक ओल्ड इनकम टैक्स है। तो न्यू वाले में कितना आपका है, 12 लाख रुपीज़ है। 12 लाख रुपीज़ तक सारा एग्जाम है, कोई भी आप कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, होम लोन का कहीं पर भी आपको क्लेम नहीं करना है। बट ओल्ड वाले में क्या था कि आप पूरे ईयर में अगर आपने इतना इंटरेस्ट पे किया है होम लोन का, तो वो आपको क्या मिलता था, उसमें रिबेट मिलता था, है ना। सो मैं मुझे देखना है कि इसमें मेरा इंटरेस्ट पे कितना किया है मैंने, तो आप कैसे निकाल सकते हो, इक्वल साइन। ठीक है, मेरा बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस 50,000 है ना, 50,000 मल्टीप्लाई 7.5% डिवाइड बाई 12, ये लो, यही होगा ना इंटरेस्ट। जो बैलेंस अमाउंट है आपका 50,000, फर्स्ट EMI में कितना था, पूरा का पूरा बैलेंस था। फिर आपने प्रिंसिपल कितना पे किया, प्रिंसिपल पे करने के लिए मंथली EMI इसको फिक्स कर देते हैं, माइनस इंटरेस्ट पार्ट, ये आपने प्रिंसिपल पे किया, बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस दिस माइनस प्रिंसिपल, इसको ड्रैग कर देते हैं। लास्ट में अपने आप देखो, अपने आप यहाँ पर जीरो हो जाएगा लास्ट में ऑटोमेटिक। ये देखो अभी भी करोगे इसमें वो गलती आएगी आप लोगों के पास। देखो इंटरेस्ट पार्ट जितने भी पेमेंट नंबर है ना, 1 by 1 डिक्रीज हो रहा है।
आपका हो गया आप लोगों का? हो गया आप लोगों का? नहीं निकला ठीक है। सो ये आपका पूरा टेबल बन गया। अब मैं आपसे पूछूं कि 7th इंस्टॉलमेंट से लेकर के 12th इंस्टॉलमेंट तक मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया, 7th से लेकर 12th तक कितना पे किया, या सेकंड ईयर में मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया, ठीक है, मैंने फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल कितना पे किया। सो यू हैव टू डिपेंड ऑन दिस टेबल, है ना। अगर मुझे डायरेक्ट आंसर करना है, सो वी हैव टू डेडिकेटेड फंक्शन, क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल एंड क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, जो डायरेक्टली आपको बता देगा फर्स्ट ईयर में अगर आप लोन ले रहे हो ना, कि मैं फर्स्ट ईयर में मैं कितना प्रिंसिपल पे कर सकता हूँ और कितना इंटरेस्ट पे कर सकता हूँ, सो दैट कि मैं क्लेम दे सकता हूँ, है ना। सो आप इसमें कर सकते हो। क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल में बता देता हूँ, इंटरेस्ट वाला खुद से करना। सो टोटल प्रिंसिपल, क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल, ये रेट पूछ रहा है, रेट दिस डिवाइड बाई 12, नंबर ऑफ पेमेंट मल्टीप्लाई 12, प्रिंसिपल वैल्यू 50,000, स्टार्टिंग पीरियड मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट से लेकर के 5th इंस्टॉलमेंट तक कर दिया, ठीक है। टाइप में पूछ रहा है तो इसको करोगे 0 एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड। अब चेक कर सकते हो, इतना ही आया होगा सेकंड से लेकर 6th तक। लास्ट में जीरो में बताया ना कि इंटरेस्ट आप या तो पहले बैंक चार्ज करेगा या मंथ के लास्ट में चार्ज करेगा। जनरली आप जो लोन लेते हो ना, तो आपका EMI अगले मंथ से शुरू होता है, ये इसलिए लास्ट में जीरो किया है। इसमें ऑप्शन होता है कि आपका स्टार्टिंग में होगा कि एंड में होगा, ठीक है। बहुत सारे पर्सनल लोन में ना, पर्सनल लोन में क्या करते हैं ना, या प्राइवेट बैंक क्या करते हैं ना, वो आप लोन लोगे आपका EMI स्टार्ट हो जाएगा, वो एडवांस में लेते हैं, ठीक है। सेम मेथड से आप IMPMT से निकाल सकते हो, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट से निकाल सकते हो। आपको स्टार्टिंग में EMI पे करना है, एंड में पे करना है। तो स्टार्टिंग में पे करना उसके लिए 1 होता है, एंड ऑफ द पीरियड करना होता है तो 0। क्योंकि जनरली आपका EMI होता है फर्स्ट का कितना, हाँ देखो उसको मैच कर सकते हो। सेकंड से लेकर 5th तक आपने इतना ही कुछ पे किया था, इसके पहले वाले टेबल में CMT से अगर आप सर्च करोगे ना तो इतना ही होता है, ठीक है। सेम आप क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पे भी कर सकते हो, ठीक है। एंड ये करीब करीब जितने भी DO के कॉलेज में BCom है उसमें ये वाला अगर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो ये सब फंक्शंस कराते ही कराते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका फ्यूचर बैलेंस एंड फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू।
होगी, प्रेजेंट वैल्यू जो आज की वैल्यू है यही होगी। सो बट फाइनेंस में क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू? फाइनेंस में प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो पता है मुझे प्रेजेंट का मतलब आज ही होता है, आज जो वैल्यू। अगर अब मैं आपको बोलूँ तो मैं 10 ईयर्स के बाद आपको 20 लाख रुपीज दूंगा, ठीक है, उसकी आज की वैल्यू कितनी है? क्या आज की वैल्यू भी 20 लाख रुपीज ही है? कम होगी कि ज़्यादा होगी? आज की वैल्यू ज़्यादा होगी कि कम होगी? ज़्यादा कैसे होगी? मैं इनको 10 ईयर्स के बाद 20 लाख रुपीज दूंगा, उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी? कम होगी ना। आज अगर मैं 5 लाख रुपीज को डिपॉजिट कर दूं तो 10 ईयर्स के बाद हो सकता है 20 लाख रुपीज हो जाता। तो आज तो उसकी जरूरत कम पड़ेगी ना। जो चीज़ आप 20 लाख रुपीज में 10 ईयर्स के बाद करोगे, आज के डेट में सारी चीज़ें आप कम में कर सकते हो, है ना। सो प्रेजेंट वैल्यू होता है कि फ्यूचर में जो भी अमाउंट होगा उसकी आज की वैल्यू कितनी है, ठीक है। आपने इस चीज़ को नोटिस करोगे कि जब भी आप LIC हो गया या कोई भी अगर आपने पॉलिसी ली है ना, अगर वो आपसे पूछता है कि 2 ईयर्स का अगर एक साथ पे करोगे तो मैं इतना डिस्काउंट दूंगा, दैट इज नॉट डिस्काउंट। वो अमाउंट हुआ कि अगर आज दोगे, अगर उस बैंक उसको अगर बैंक में भी रखोगे ना तो वो अमाउंट मैच कर जाएगा, ठीक है। तो वो आपसे पहले पैसे मांग लेता है ना। LIC अगर लोगे मंथली पे करोगे तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा, एनुअल पे करोगे कम पे करना, बट दैट इज नॉट कम, ठीक है। वो वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे मुझे एक कार लेनी है 3 ईयर्स के बाद, ठीक है, मुझे आज से बचाना पड़ेगा वैसे। सो बैंक का इंटरेस्ट रेट है 7% एंड हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10,000 रुपीज़ पर मंथ 36 मंथ के लिए ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड RD। RD सुना है आपने? RD FD है ना, RD और FD है ना। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है RD और FD में? फिक्स कर देते हो, ठीक है। तो SIP भी अगर देखोगे, SIP भी आपका क्या है? काइंड ऑफ RD है ना। एंड लम सम पे करते हो अगर SIP में तो वो फिक्स डिपॉजिट है। सो मुझे 10,000 रुपीज़ पर मंथ मुझे सेव करना है 7 ईयर्स पे, टोटल टर्म है 3 ईयर्स का। तो बताओ कि मेरा लास्ट में फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी? 3 ईयर्स के बाद मुझे कितना मिलेगा? मैंने डिपॉजिट कितना किया? 3,60,000 रुपीज़। वो कितना होगा? सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने 10,000 किया तो मुझे उसका कितने मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा? 36 मंथ का। सेकेंड वाले का कितने मिलेगा? 35 मंथ का। तो हर अमाउंट का अलग अलग कैलकुलेट होगा। तो अगर एक्सेल सीट में करोगे बहुत टाइम लगेगा। सो वी हैव ए फंक्शन FV। तो FV पे क्या करोगे? FV, ठीक है, इंटरेस्ट रेट एनुअल तो डिवाइड बाय 12, नंबर ऑफ पेमेंट इनटू 12। पेमेंट कितना करना है? 10,000। इसके बाद 2 स्टेटमेंट और भी है आपका, PV और टाइप, ठीक है। टाइप भी हो गया कि आपको एंड में करना है कि स्टार्टिंग में उसको छोड़ दो। एंड PV प्रेजेंट वैल्यू कि अगर 10,000 रुपीज़ मैं पे कर रहा हूँ लेकिन स्टार्टिंग में मैंने ना 50,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 लम से पे कर दिया है, दैट विल बी योर प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी नहीं है। सो ब्रैकेट क्लोज। मुझे कितना अमाउंट मिलेगा? 3,99,301 रुपीज़। दिस विल बी फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। आगे सबका इतना वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। बट सेम क्वेश्चन है आपका है कि 10,000 रुपीज़ मैं 36 मंथ के लिए ऐड कर रहा हूँ 7% के इंटरेस्ट रेट पे, है ना। यहाँ पर क्या था? 7% था ना, हाँ 7% पे। सो मुझे पता है कि फ्यूचर में मुझे 3,99,000 रुपीज़ मिलेंगे,
ये बताओ कि अगर मैं मंथली पे ना करके, ये मंथली पे कर रहा हूँ ना, मंथली पे ना करके आज लमसम कितना पे कर दूँ कि मुझे इतना ही अमाउंट मिले? मुझे अभी कितना डिपॉजिट करना पड़ रहा है? 3,60,000। अगर लमसम पे करूँगा तो ज़्यादा पे करना होगा या कम पे करना होगा? मुझे मिलेगा 399, मुझे चाहिए 399, है ना? सो अगर मैं मंथली पे कर रहा हूँ तो 10,000 पे कर रहा हूँ, तो आज लमसम कितना पे कर दूँ? लमसम तो कम पे करना पड़ेगा ना। अभी मैंने कितना पे किया? 3,60,000 का मुझे 399 मिल रहा है, तो अगर वन गो में पे करूँ तो कम पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखो करोगे, प्रेजेंट वैल्यू, रेट कितना है 7%, नंबर ऑफ पेमेंट 3, पेमेंट कितना कर रहे हो 10,000 का, ब्रैकेट क्लोज। ये लो, आपको आज अगर पे करते हो ना तो इंस्टेड ऑफ 360 आपको 323 पे करोगे ना, उतना ही अमाउंट मिलेगा। ये काफ़ी यूजफुल फंक्शन है आपके फाइनेंशियल कैपिटल के लिए ना, पीवी और एफबी। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप लोग इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें? इससे रिलेटेड मैं केस स्टडी आप लोगों को दे दूंगा, इंटरेस्ट होगा उसको करना, ठीक है। एंड ये फंक्शन काफ़ी इजी है, बट जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसका वर्डिंग समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे यही क्वेश्चन दिया है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगा क्या करना क्या है इसमें, तो मैं भी जो क्वेश्चन दूंगा ना उसमें वर्डिंग समझ जाओगे, ईजी है इसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है, 10 मिनट्स लगेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसको एंड कर दूंगा ना तो ये वाला आपका पार्ट खत्म हो जाएगा। छोटा सा पार्ट है, सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर क्या होता है? कभी आप लोग ऐसे वर्कशीट पर काम कर रहे हो जहाँ पे आपका पूरा कैलकुलेशन बना हुआ है, उसमें 3 या 4 वैल्यूज आप चेंज करना है आपको एक साथ, ठीक है, और उसका देखना है इफेक्ट क्या होगा। ड्रॉप डाउन से क्या करते हो आप? सिंगल वैल्यू को चेंज करते हो, या इनपुट करोगे तो सिंगल वैल्यू को इनपुट करोगे, है ना। सो इसको मुझे फोरकास्ट करने में यूज करना है अभी। सो सिनेरियो मैनेजर लेट यू डिफाइन टू सेव डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यू कॉल्ड सिनेरियोज फॉर स्पेसिफिक सेल्स, है ना, और उसको आप स्विच कर सकते हो। इसका यूज कहाँ कर सकते हो? बजट फोरकास्टिंग में, सेल्स प्रोजेक्शन में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में, स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग में। फॉर एग्जाम्पल आप हर स्टेट में टैक्स अलग अलग होता है ना, जीएसटी तो आपको हो गया, हर स्टेट में मेरा टैक्स अलग अलग, कुछ और भी टैक्स लगते हैं स्टेट के, ठीक है। लाइक अगर हम यूएस की बात करें तो आप देखते हो कि यूएस में हर स्टेट का टैक्स होता है, काउंटी का टैक्स होता है ना, फेडरल टैक्स होता है, जो आपका चेंज होता रहता है। तो मुझे देखना है कि सेम वर्कशीट में अगर मैं स्टेट चेंज करूँ तो 3 टैक्स मुझे चेंज करना है, तो उसका इफेक्ट कितना होगा। उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, कि मेरे पास यूपी, पंजाब और केरला में आर्ली कॉस्ट दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है कि आर्ली कॉस्ट यहाँ $25 है, यहाँ $59 आपका मटेरियल कॉस्ट है। अब मैं, मेरी जो कंपनी है वो फैक्ट्री यूपी में भी लगा रही है, पंजाब में भी, केरला में भी, ठीक है। मुझे देखना है कि अगर मैं यूपी में लगाता हूँ तो मेरा आर्ली कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है ना, तो मेरा प्रोडक्ट ए में मेरा प्रॉफिट कितना होगा, प्रोडक्ट बी का प्रॉफिट कितना होगा, प्रोडक्ट सी का प्रॉफिट कितना होगा, एंड टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो मुझे करना क्या होगा, ये 2 वैल्यू को बार बार चेंज करना होगा। तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा पंजाब, यहाँ पर चेंज करूँगा 34 और 45, यही करूँगा ना। मेरा कितना आया प्रॉफिट? 13,000। हाँ, अच्छा, मेरा बी का कीबोर्ड ना चलो ठीक है, हो गया। अब आपका कितना प्रॉफिट आया? 13,000, है ना। एंड अगर मुझे करना होगा यूपी का करना होगा, सो आई कैन राइट हियर यूपी, और यूपी में क्या होगा चेंज? 25, 59, ठीक है। सो आपको कितने सेल की वैल्यू चेंज करनी पड़ रही है? 3 सेल्स की वैल्यू चेंज करनी पड़ रही है। सो अगर मेरा 3 स्टेट की जगह या यहाँ पर 20 स्टेट्स होते हैं तो 20 स्टेट में बार बार चेंज करना होता है। सो
मुझे करना है कि एक सिंगल क्लिक में मैं स्टेट का नाम पंजाब अगर सेलेक्ट करूं तो पंजाब का आ जाए टोटल प्रॉफिट, केरला करूं तो केरला आ जाए, सो दैट जब मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूं मीटिंग्स में तो एक सिंगल क्लिक में बता सकूं मैं कि यहाँ पर ये करोगे तो इस प्रोडक्ट में ये लॉस हो रहा है, इस प्रोडक्ट में ये लॉस हो रहा है ना। सो वी कैन क्रिएट 3 सिनेरियो, फर्स्ट फॉर यूपी, सेकंड फॉर पंजाब एंड थर्ड फॉर केरला, एंड सेट वैल्यूज, इसमें यूपी आ जाए, इसमें वैल्यू आ जाए, इसमें वैल्यू आ जाए, उसका इफेक्ट यहाँ पे आ जाए। सो आई कैन गो टू डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर। सो फर्स्ट सिनेरियो होगा आपका, मैक में भी है आपका ये सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो नेम क्या होगा मेरा, फर्स्ट में यूपी, यहाँ पे लिखा है यूपी। चेंजिंग सेल क्या होगा हमारा, दीज विल बी चेंजिंग सेल, ठीक है, ओके। इसमें क्या क्या वैल्यू दोगे आप, यूपी आ गया ना फर्स्ट वाले यूपी। यूपी की वैल्यू कितनी है आपकी, 25 है। ऐड, एक सेकेंड, ठीक है, सिनेरियो मैनेजर। तो ये हो गया। सेकंड ऐड करते हैं फिर से, यहाँ पे करते हैं हम लोग पंजाब, ठीक है, पंजाब चेंजिंग सेल, ये तीनों चेंजिंग सेल होंगे। इसकी वैल्यूज कितनी आएगी हमारी, यहाँ पे आएगी पंजाब, यहाँ पे आएगी 34, यहाँ पे आएगी 54। ऐड, थर्ड होगा हमारा केरला, यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है मेरी, केरला 45, 45, ठीक है। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है, अगर मैं यहाँ पर सिंगल क्लिक में पंजाब सेलेक्ट करता हूँ ना, मेरा कितना आ रहा है वैल्यू, 4734 आ रहा नीचे। अगर मैं केरला सेलेक्ट करता हूँ कितना आ रहा है, 5526। यूपी कर रहा हूँ, मेरा आ रहा है 6426, एक सिंगल क्लिक में। इसको क्लोज कर दूंगा, ये टूल हाइड हो गया, ठीक है। दोबारा देखना है मुझे इसका दोबारा देखना है मुझे, तो दोबारा जाऊँगा, ये बैकग्राउंड में आपका सेव होगा, ये लो। तो ये बड़े वर्कशीट में जब कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो ना, तो वहाँ पर आप सिनेरियो मैनेजर यूज कर सकते हो। यस, ये समझ में आया आपको। इस वर्कशीट में इस टेबल में आपको क्या इनपुट करना है, चेंज करना है, आपको आर्ली कॉस्ट चेंज करना है एंड मटेरियल कॉस्ट चेंज करना है ना। उसका इम्पैक्ट देखना है कि मेरा टोटल प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है। सो आप इन तीनों सेल को चेंज करोगे, स्टेट का नेम एंड 2 वैल्यू। सो बार बार चेंज करना होगा ना, तो 3 सेल्स को एक सिंगल क्लिक में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो में हमने रखा यूपी के अंदर हमने ये वैल्यू सेट कर दिया, ये देखो कर दिया यूपी के अंदर। सेकंड सिनेरियो क्या किया हमने, पंजाब के अंदर हमने ये वाला सिनेरियो सेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जितने सिनेरियो बनाओगे ना, उसकी लिस्ट आ जाएगी। एक सिंगल क्लिक में मल्टीपल सेल्स को आप चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ चेंज हो रहा है, तो ये दोनों सेल में वैल्यू यहाँ पर देखो चेंज हो रहा है, केरला पर क्लिक कर रहा हूँ तो। सो ये ना फाइनेंशियल जब मॉडलिंग करोगे ना, तो उसमें बड़े वर्कशीट में होता है ना कि बहुत सी वैल्यू चेंज करनी है आपको एक सिंगल क्लिक में। उसका rather than कि आप अलग अलग टेबल या अलग अलग वर्कशीट बनाओ, वर्कशीट एक ही बनाओ, सिर्फ वेरिएबल्स के लिए आप सिनेरियो क्रिएट करते हो। सिनेरियो में आप वेरिएबल्स को सेट करते हो ग्रुप में। जैसे आप लोग मॉल में जाते हो, होता है ना मंडे को इस कैटेगरी में इतना % डिस्काउंट होगा, ट्यूजडे को इस कैटेगरी में इतना डिस्काउंट होगा। एक सिंगल बॉक्स में आप सिंगल बनाओगे, मंडे का सिंगल में आपका डिस्काउंट कौन से प्रोडक्ट पे उसका प्रिंट आउट होता है, कि आप हर डे का अलग अलग बॉक्स बनाओ, ठीक है। ठीक है, सीए फॉर्म वगैरह में भी यूज होता है ये, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं एक सीए फॉर्म में गया था ट्रेडिंग के लिए, तो जिनको पता था वो इस तरह से कर रहे थे, जिनको नहीं पता था वो अलग अलग वर्कशीट में मेंटेन कर रहे थे।
ठीक है। रिवर्स कैलकुलेशन जानते हो? रिवर्स कैलकुलेशन समझते हो? आउटपुट आपको पता है, आपको आउटपुट चाहिए इतना, लेकिन आपको इनपुट, अगर आपके 4 इनपुट के बेसिस पे आपको आउटपुट आ रहा है, ठीक है, तो आपको आउटपुट पहले से सेट करना है, इतना आउटपुट होना है, तो इनपुट में आपको क्या चेंज करना हो, ठीक है। सो अगर इस वाले क्वेश्चन पे अगर जाऊं, आप बता सकते हो कि जून में मेरा सेल्स कितना हो कि मेरा 6 मंथ का एवरेज जो है वो 200 के हो जाए। जैन का आपको पता है, फेब का पता है, मार्च का पता है। एवरेज सेल्स मुझे चाहिए कितना? 200 के। अभी कितना है? बेस्ड ऑन 5 मंथ्स अभी कितना है? 187। तो आप जून में कितना सेल करोगे? मैनुअली करके देखो एक बार। एंड गोल सीक का भी यूज काफ़ी ज़्यादा है, दिल्ली मेट्रो से लेकर के जितने भी आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ पर गोल सीक यूज होता ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? काफी अच्छा टूल है, बहुत टाइम से। इन्हें निकाला कितना होगा जून का? 261,376 कैसे निकला? हाँ हाँ, कितना टाइम लगा करने में? मुझे कितना टाइम लगा अप्रॉक्स? 30 सेकेंड्स। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन था। अगर ये EMI का होता, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता तो आपको टाइम और ज़्यादा देना पड़ता, ठीक है। तो अगर आपके पास इनपुट्स हैं और आउटपुट से कनेक्टेड है, मुझे इस फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं करना है। मुझे चेंज कहाँ पे करना है? ये वाले में, ठीक है। सो आप क्लिक करोगे डेटा पे, व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? सेट सेल। सेट क्या करना है आपको? सेट क्या करना है? एवरेज सेट करना है। एवरेज सेट करना है, ये वाला एवरेज सेट करना है, ठीक है। कितना सेट करना है इसको? सो सेट सेल जो होगा ना, ऑलवेज फॉर्मूला सेल होगा। जहां फॉर्मूला होगा दैट विल बी सेट सेल, ठीक है। सेट किस पे करना है आपको? ठीक है, एक जीरो और पे रहेगा, ठीक है। चेंजिंग सेल, कौन से सेल में चेंज करना है आपको? कौन सी वैल्यू चेंज करनी है कि आपका 200 हो जाए? C13 इनपुट करो, ये वाला क्लिक करो, देखना कितना सेकंड लगता है। 30 सेकंड लगता है कि 3 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है? कितना टाइम लगा? इस सिस्टम के स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। स्पीड अच्छा होगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ जाता है ना। पेजा टूल उसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मोबाइल ही निकालना पड़ा कि कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करें, है ना। सो ये कॉम्प्लेक्स बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है आपका गोल सीक, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो GS 2.2 एक बार कर लो।
5 मिनट्स और 5 मिनट्स में क्लोज कर दूँगा, मुझे भी जल्दी है, मुझे भी जाना ऑफिस अभी। क्लासेस कैंसिल करूँगा ना तो स्पीड हो जाएगा कोर्स। फ्राइडे को फ्रेशर्स कितने बजे होगा? 2 o'clock तक फ्री हो जाओगे? स्टार्ट कर दूँ क्योंकि उतना एक्सटेंड हो जाएगा, थोड़ा कम ड्यूरेशन से। आज ही मैं लेट हो गया, 1.5 आवर ही पढ़ा पाया, लेकिन अगर आज की कैंसिल कर देता मैं तो फिर और एक क्लास एक्सटेंड हो जाती है। कल थर्सडे को मेरी ऑलवेज जगह क्लासेस चलती है, पूरा शेड्यूल मुझे ना चेंज करना पड़ जाता है। अब इनका रिक्वेस्ट आया था एक दिन 4 o'clock करने के लिए आया था, तो मैंने उस चीज़ को फिर मैनेज किया। थोड़ा लेट आ जाना, मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा लेट आ जाना, बैठ जाना सिर्फ, जैसे एक बार आया था सिर्फ बैठ के देख लेना। फ्राइडे को आप लोग के डेस्क पर आकर देखूँगी क्या कितना मटेरियल 30 सेशन में कंप्लीट करना ऑनलाइन पॉसिबल है। तो मैंने 3 ईयर कल मैंने लिया ऑनलाइन में कंटेंट को कम कर देते हैं एंड एग्जाम्पल भी करो, आपकी फायदे की होता है। मुझे तो ऑनलाइन ज़्यादा बेनिफिट होगा, मेरा आने जाने में तो डिस्कस कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लेता हूँ। सैटरडे का कौन कौन प्रॉब्लम है, किनको उनको प्रॉब्लम है सैटरडे को? फ्राइडे को फ्रेशर्स वाले दिन आप 3 को, आपको भी प्रॉब्लम है? हाँ, बाहर जाना है, आप दोनों को प्रॉब्लम नहीं है फ्राइडे को? हाँ, नहीं आप लोग जिस दिन आपको आएगा ये तो मैं क्लास लेके क्या करूँगा? अगर 50% भी रहोगे, अगर 30 या 60 लोग रहोगे तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा लेट नहीं आ सकते हो 3:30 तक? इसको ख़त्म कर लो, फिर डिस्कस कर लेते हैं। ये एक बार सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेना। कर लिए? कितना है? एंड नेक्स्ट वाले में, उसके नेक्स्ट वाले में कितना आया? 144 एंड ब्रेक इवन पॉइंट पता है आप लोगों को? हाँ हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक, फास्ट हो रहा है ना, इस टूल से आप काफ़ी फास्ट करोगे। ठीक है, आपको कोई कैलकुलेशन करना नहीं, सिर्फ फॉर्मूला सही होना चाहिए। ठीक है, लास्ट टॉपिक आपका डेटा टेबल है, इन दोनों को कर लेना। डेटा टेबल देख लो, काफ़ी कम यूज होता है डेटा टेबल, काफ़ी कम। सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ होता क्या है, ताकि आप टर्म से फैमिलियर हो। डेटा टेबल क्या होता है? अब देखो EMI वाला मैंने प्रॉब्लम बताई थी आपको। आपका EMI कितना हो रहा है?
20 लाख रुपीज़ पे 25 ईयर्स के लिए लेते हो 9% पे, तो 16,000 बन रहा है EMI, है ना। अब बताओ, आपको देखना है 20 ईयर्स में 8% पे कितना होगा, 21 ईयर्स में 8.2% पे कितना होगा। तो आप क्या करोगे इस केस में? फॉर्मूले लिखोगे हर जगह PMT का, यही करोगे ना। PMT का फंक्शन बहुत जगह लिखना पड़ेगा, एंड उसको चेंज क्या करोगे? PMT का फंक्शन यहाँ पे भी लिखोगे, PMT का फंक्शन यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, है ना। चेंज क्या होना है? ये चेंज होना है और ये चेंज होना है, ठीक है। तो अगर आपको सेम फॉर्मूलेज बहुत जगह यूज करना है, बट उसमें वेरिएबल्स हैं, सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं, बाकी फॉर्मूला सिंटेक्स सेम है, तो आप क्या करोगे? फॉर्मूले को टॉप में लिख लो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो फॉर्मूले को, देखो लिख लिया। अब इसको क्या करोगे? पूरे को सिलेक्ट कर लोगे। अब इस फॉर्मूले में मुझे रो इनपुट सेल एंड रो एंड कॉलम इनपुट सेल, इन दोनों को चेंज करना है, ठीक है। सो आप जाओगे डेटा टैब में, डेटा टेबल्स, इसे बताओ रो इनपुट सेल में क्या है आपका? रो इनपुट सेल में क्या है आपका? 12th नंबर रो है ना, इसमें क्या है आपका? टेन्योर है ना। रो इनपुट सेल ये वाला है ना, इसमें क्या है आपका? टेन्योर है ना। टेन्योर कहाँ से ले रहा है? फॉर्मूला यहाँ से ले रहा है, आप लोकेट कर दोगे। कॉलम इनपुट सेल में इंटरेस्ट रेट कहाँ से ले रहा है? यहाँ से ले रहा है। नहीं समझ में आया? इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले में आपने जो सिलेक्शन दिया है रो इनपुट सेल में, इस फॉर्मूले में क्या है आपका? टेन्योर कहाँ से ले रहा है? यहाँ से ले रहा है ना। आपको सिर्फ वो लोकेट करना है, ओके प्रेस करना है, ये लो। इतने सारे PMT लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक बार में आपका PMT का फंक्शन सब जगह लिख के आ गया। आपने ये देखा ना, रो इनपुट से इस टेबल में रो में को क्या है आपका? टेन्योर है ना। टेन्योर आपके इस फंक्शन में 16,000 वाले में टेन्योर कहाँ से लिंक था आपका? यहाँ से लिंक था ना। तो आपको सिर्फ ये सेल का लिंक देना है। एंड कॉलम इनपुट सेल, इस सिलेक्शन में कॉलम में आपका क्या? इंटरेस्ट रेट है ना। इंटरेस्ट रेट का इस फॉर्मूले में कहाँ से यूज था? आपको उसको शिफ्ट करना है ना। आप उसको सेल लोकेशन दे दो एंड ओके प्रेस कर दो। सो आपका कितना टाइम सेव होगा? नहीं तो आप इतने सारे PMT फंक्शन लगाते, एब्सोल्यूट रो एंड एब्सोल्यूट कॉलम, उसका यूज करते। हो गया? क्लोज करो इसको, इन दोनों को कर लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।